नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ मोड यूपीएससी के सनदी सेवा के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 25 जून 2021 के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। तो हिंदू के एक महत्वपूर्ण लेख में से बात करेंगे। इस लेख में जो क्षमता हमारे कृषि क्षेत्र में निहित है उसका यहाँ उसकी जो है समीक्षा की गई है, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। बहुत ही अच्छा लेख है, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण लेख है और आम दृष्टि से भी, एक सामान्य दृष्टि से भी आज का जो ये मुद्दा है वो जानने लायक है। देखेंगे कैसे कृषि क्षेत्र ने हमारे जो महामारी के इस कठिन समय में हमें एक उदाहरक के रूप में हमारी जो अर्थतंत्र था हमारा या हमारी इकोनॉमी थी उसको रिवाइव किया है, उसको एक ग्रोथ इंजन प्रदान किया है। तो बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का आज की हमारी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में। देखेंगे पूरी चर्चा द हिंदू से छपी है, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है रूरल इकोनॉमी ए सेवियर। देखिए यह टाइटल जो है वो संक्षिप्त बनाने के लिए, प्रिसाइज बनाने के लिए रखा गया है, अन्यथा इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा सा भिन्न है, जो हम लोग आगे चर्चा में देखेंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप कवर की बात करें तो यहाँ प्रतीकात्मक इमेज है एक खेत की, और इस खेत में जो लेबरर्स है, जो मजदूर है, वे खेती का कार्य कर रहे हैं और ऊपर एम्प्लॉयमेंट का सिंबल है। तो निसंदेह हमारे महामारी के इस कठिन समय में, जैसे भारत ने जो लॉकडाउन देखा था, जो सख्त लॉकडाउन था, इट वॉज अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इन द 2020। ठीक है, तो वो जो लॉकडाउन से जो कोई एक सेक्टर सर्वाइव कर गया वो सेक्टर था एग्रीकल्चर। दिस वॉज द सेक्टर विच वॉज एक्चुअली वेरी लीस्ट अफेक्टेड, वेरी लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेंडेमिक, बाय द लॉकडाउन, क्योंकि ये हमारी बेसिक बुनियादी ज़रूरत है खाना। तो इसी की वजह से इस एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो क्राइसिस नहीं हुआ उसने अपने आप में पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद की है। तो वो जो लिंक है वो यहाँ हम लोग आज इस चर्चा में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। बात रही इस लेख की, तो ये इसकी तस्वीर है और द हिंदू में छपा है। हिमांशु सर नामक इनके लेखक है, जो कि प्राध्यापक का ही कार्य करते हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बेंगलुरु स्थित है। और बहुत ही अच्छा लेख यहाँ इन्होंने हमारे सामने रखा है। अगर सब्जेक्ट रिलेवेंस की बात करें इस टॉपिक के साथ हमारे सनदी सेवाओं के, तो हम लोग जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी के साथ इसे रिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमी में भी पोटेंशियल इन एग्री और प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है और कैसे कृषि क्षेत्र के साथ यहाँ अन्य जो समस्या है हमारे अर्थतंत्र की, राष्ट्रीय अर्थतंत्र की, उनकी भी यहाँ हमें झांकी मिलती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी माहितियाँ हैं जो हमें हमारे परीक्षा में और सामान्य रूप से मददरूप साबित हो सकती है। देखेंगे, देखिए आमतौर पे हमारी जो सिग्नेचर जो चर्चा है या सिग्नेचर जो एजेंडा होता है हमारा, वो 3 बिंदुओं में विभाजित होता है। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात होती है, फिर बाद में लेख में जो कोई महत्वपूर्ण बातें दी गई हो, तथ्य हो, कोई परिभाषाएं हो जो लेखक ने हमारे सामने रखी हो, उनका जिक्र किया जाता है। और तीसरे में अगर लेख परिपूर्ण ना हो या लेख को और अधिक अच्छा बनाने के लिए अगर कोई संशोधित तत्व डालना हो, तो तीसरे चरण में हम लोग रिसर्च्ड एलिमेंट्स उसको जो है उसको इसका इनपुट रखते हैं। ठीक है, मगर आज का लेख थोड़ा भिन्न है। लेख में जो बातें दी गई है वो भी भिन्न है। बहुत ही जो है कठिन लैंग्वेज में यह आज का लेख लिखा है, प्लस सारी चीज़ें जो है वो बिखरी पड़ी है। तो यहाँ एक कहानी के रूप में हम लोग समझेंगे, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। तो 2 ही चरणों में आज की बात होगी। सबसे प्रथम लेख का निष्कर्ष, उसकी समीक्षा करेंगे और बाद में मुख्य चर्चा जो आज की है उसको देखेंगे। शुरू करेंगे आज की जो चर्चा है वो लेख के निष्कर्ष से, जिनमें 3 मुद्दे देखने हैं। तीनों की तीनों हमारे सामने है, हम मात्र इसका रेफरेंस लेते चलेंगे। सबसे प्रथम वर्तमान आर्थिक परिस्थिति की समीक्षा। यस, जो आज इकोनॉमी का जो इसकी जो हालत है या कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी यहाँ भरपूर चर्चा की गई है। कहा गया है कैसे पैंडेमिक ने परिस्थितियों को और कठिन और बदतर बना दिया। दूसरे बिंदु पर मंद अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र ने जो वृद्धि दिखाई है, जिसका जिक्र हमने किया कि इट एक्चुअली बिकेम एन इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर। ठीक है, तो उसकी यहाँ समीक्षा की गई है, उसका निरीक्षण किया गया है। और उसके बाद अर्थतंत्र की जो अन्य समस्याएं है, चाहे वो महंगाई हो या इन्फ्लेशन कह लीजिए, या आय या नौकरी में कमी हो, ठीक है, तो इत्यादि चीज़ों की चर्चा यहाँ हुई है। तो हम लोग मुख्य रूप से
आज की जो यह चर्चा है वो मल्टी डायमेंशनल रहेगी। मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो निष्कर्ष में ये 3 मुख्य मुद्दे देखने थे। अब आज की मुख्य चर्चा की बात करें तो कुल 5 स्तंभ है आज की चर्चा का, जो आपके सामने दृश्यमान है। सबसे प्रथम पूर्व भूमिका यानी कि इंट्रोडक्टरी है, फिर उसके बाद वर्तमान परिस्थिति है, करंट सिचुएशन। उसके बाद जो कृषि क्षेत्र जो एक उदाहरक के तौर पर हमारे सामने उभरा है महामारी के दौरान, महामारी के पहले भी और आज भी, तो उसकी यहाँ चर्चा करेंगे, इसके कारणों को तपासेंगे। प्लस चौथे स्तंभ पर अन्य समस्याओं को देखेंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जॉब और इनकम रिडक्शन हो। और आगे हम लोग वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह देखेंगे। तो दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडेज टॉक। शुरू करेंगे एक के बाद एक पूर्व भूमिका से। देखिए, सबसे प्रथम आज दूसरी लहर जो है वो धीरे धीरे कम होती पूरे देश में दिख रही है। जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उनसे हमें प्रतीत होता है कि आज कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। मगर ऑन द अदर फ्रंट जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो इतनी आसान नहीं होगी जितनी हेल्थ रिकवरी अभी आ रही है। इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो एक चैलेंजिंग जॉब है, इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ जॉब। तो यहाँ उसका जिक्र किया गया है कि अर्थतंत्र में सुधार ऐसा नहीं होगा, भले ही आज कोरोना की असर भले ही कम हो रही हो दूसरे लहर की, मगर इन अ फोर्टनाइट और ओवरनाइट अर्थतंत्र में सुधार जो है वो नहीं किया जा सकता, वो एक कठिन कार्य है। फिर महामारी की असर की अगर बात करें तो इट इज़ अ मल्टी सेक्टोरल, यानी कि बहुक्षेत्रीय असर है। ऐसा नहीं है कि मात्र आर्थिक क्षेत्र को ही इसने छिन्न भिन्न किया है, मगर चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य हो, सारे क्षेत्रों पर लगभग अधिकांश क्षेत्रों के ऊपर कोरोना का प्रभाव है। तो अपने आप में कोरोना की जो महामारी है वो मल्टी सेक्टोरल महामारी है। मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रप्शंस इसने क्रिएट किए हैं, ना केवल एक या 2 सेक्टर के साथ जुड़ी है। तो ये बात रही महामारी की असर की। फिर उसके बाद देखें तो सख्त लॉकडाउन। जैसा हमें मालूम है भारत में जब 100 कन्फर्म्ड केसेस थे, पहले 100 कन्फर्म्ड केसेस, तब राष्ट्र वाइज या आप कह लीजिए नेशन वाइज लॉकडाउन जो है वो घोषित हो गया था। तो हम इस सख्त लॉकडाउन के जो है इस समय से पसार हुए हैं। 70% जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो कम हुई होगी, शून्य हुई होगी। ठीक है, तो इसकी भी असर हमारे अर्थतंत्र के ऊपर पड़ी है। मगर यहाँ एक ही क्षेत्र था जो अपने आप में कार्यरत रहा पूरे लॉकडाउन के तहत, लॉकडाउन के पहले भी, लॉकडाउन के तहत और उसके बाद भी, वो है कृषि क्षेत्र। क्योंकि ये हमारी बुनियादी जरूरत है, बुनियादी जरूरत। तो हमें इसे कार्यरत रखना पड़ा था या ये था, और इसकी झलक हमें इसके वृद्धि में मिलती है और इसकी वृद्धि की मदद पूरे ओवरऑल या समस्त वृद्धि को मिलती है। ठीक है, तो अपने आप में इट वॉज ए इकोनॉमिक ड्राइवर। तो ये बात थी इंट्रोडक्शन की। अब आगे देखें तो दूसरा बिंदु है जिसमें हमें वर्तमान परिस्थिति देखनी है। देखेंगे भारत में महामारी पूर्व की आर्थिक मंदी। देखिए, ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ डिप्रेशन ट्रिगर्ड बाई पेंडेमिक, ऐसा नहीं है। मगर भारत के अगर संदर्भ में देखें तो यहाँ आर्थिक मंदी की शुरुआत लगभग वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू हो गई थी। तब से हमारा जो जीडीपी जो ग्रोथ है या जीवीए ग्रोथ है, आई एम सॉरी, वो डाउनफॉल उसमें दिख रहा था। तो यहाँ ये पहले जानना ज़रूरी है। हाँ, ये बात है कि पेंडेमिक ने उसमें वृद्धि ज़रूर की है। वो जो मंद गति से नीचे आ रहा था, वो नीचे आने की गति को तेज किया महामारी ने। तो ओवरऑल भारत एक मंदी के या आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जो कि अपने आप में वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस है, जैसे हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया है। अगर वृद्धि दर की बात करें एक रिलेटिव समय के 2 बिंदु के ऊपर, अगर एक रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करें, कंपैरिजन करें, तो यहाँ हमें दृश्यमान है कि ये हमारी ग्रोथ रेट है, बराबर। अब 2016-17 में इट वाज 8.3%, यानी कि इट वाज ऑल टाइम हाई इन अ डिकेड। और आज की अगर बात करें 2019-20 की, तो ये मात्र और मात्र 4% है। इट इज एक्चुअली half of the previous one, less than half of the one which was in 2016-17। ठीक है, तो अपने आप में ये ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। 8.3 के यहाँ 9-10 होने चाहिए, मगर
2016-17 से यह ट्रेंड नीचे आ रहा है, ग्रोथ हमारा डिक्लाइन हो रहा है और आज ये परिस्थिति है। प्लस इसमें पैंडेमिक की असर बड़ी, विपरीत असर कहना उचित रहेगा, जिसका जो है परिणाम ये आया कि इनकम और जॉब, नौकरियां और आय में भारी गिरावट देखने को मिली। वेरी ट्रिमेंडस डिक्लाइन। ठीक है, तो ये परिस्थिति है जिसका जो है आज निर्माण हो चुका है भारत के अर्थतंत्र में। फिर उसके बाद देखें तो तीसरा स्तंभ में देखना है, जो कि कृषि क्षेत्र एक उदाहरक के तौर पर हमारे सामने रखता है। काफ़ी सारी हमने चर्चा भी की कि क्यों ये उदाहरक है, क्योंकि ये अपने आप में एक ही ऐसा क्षेत्र था जो महामारी के दौरान भी अप्रभावित रहा। महामारी की असर उसके ऊपर बहुत ही कम से कम हुई। इट वॉज अ वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट। देखेंगे लॉकडाउन के समय कृषि क्षेत्र फूला फला, विच मीन्स राइजिंग जीवीए। देखिए जीवीए यानी कि नेशनल इनकम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप दो नामों से बुला सकते हैं। जीवीए इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो इस क्षेत्र की जो जीवीए थी उसमें भारी जो है एक प्रकार से हाइक देखने को मिला, एक उछाल देखने को मिला। तो ये अपने आप में सकारात्मक बाबत है। कृषि क्षेत्र महामारी उदाहरक मात्र नहीं, परंतु पिछले 5 साल से इकोनॉमिक ड्राइवर। देखिए जो ट्रेंड हमें 2016-17 से शुरू होना दिख गया था, जो डाउनफॉल का, उस डाउनफॉल में एग्रीकल्चरल सेक्टर ने ही अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ ये कहना मात्र उचित नहीं है कि महामारी के दौरान ही एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्र ने उदाहरक का काम किया। इट वॉज सेवियर, बट इट हैज़ बीन सेवियर सिंस 5 years। जब से हमारा समस्त अर्थतंत्र नीचे जा रहा है, तब यही एक है जो अपने आप में ऊपर जा रहा है, हमारी नीचे जाने की गति को मंद कर रहा है। तो ये अपने आप में इकोनॉमिक ड्राइवर है। फिर उसके बाद देखें तो अगर एवरेज ग्रोथ रेट देखें, एक कंपैरिजन करें यहाँ ओवरऑल ग्रोथ रेट की पूरे देश की, अलग अलग सेक्टर्स की, और वहीं ऑन द अदर साइड एग्रीकल्चरल सेक्टर एलोन, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो एवरेज ग्रोथ रेट है पिछले 5 वर्ष की, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर की कहीं ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ओवरऑल सेक्टर। देखिए कैसे है, यह पिछले 5 वर्ष की स्टडी है, लास्ट 5 years। अब देखिए एग्रीकल्चरल एवरेज ग्रोथ रेट है पिछले 5 वर्ष की 4.8%, गुड। और वहीं जो ओवरऑल है वो है मात्र और मात्र 3.6%। तो this sector is actually growing and overall GDP is coming down year by year, या आप एवरेज भी यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। तो यहाँ से हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि न केवल महामारी के दौरान, मगर पिछले 5 सालों से एग्रीकल्चरल सेक्टर अपने आप में अच्छा ग्रोथ कर रहा है। मगर कुदरती आपदा के समय देखिए, अब एग्रीकल्चर जो है वो अपने आप में कुदरती संसाधनों के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लस भारत में मानसून की अनसर्टेनिटी। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो अगर नेचुरल कलामिटी के समय एग्रीकल्चरल सेक्टर को नुकसान होता है, तो वो नुकसान को कैसे रोका जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर असर उसकी कम से कम हो, किसी भी कुदरती आपदा की, चाहे वो ड्राउट हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो पेस्ट अटैक हो, तो कैसे रोका जाए, इसके लिए यहाँ सरकार के पास पॉलिसी फ्रेमवर्क होना अनिवार्य है। पॉलिसी फ्रेमवर्क दे कैन नॉट एक्चुअली निग्लेक्ट। आज क्या हो रहा है, सरकार जो है वो इग्नोर कर रही है ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि महामारी की इस जो है महामारी रिलेटेड या महामारी संबंधी नीति घड़ने में सरकार जो है वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई है। तो यहाँ ऐसी चीज़ों को निग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जो अपने आप में गंभीर साबित हो सकता है आगे चलकर। और अगर आज के समय एग्रीकल्चर सेक्टर को किसी भी कुदरती जो है आपदा से प्रभावित अगर हो गया पूरा सेक्टर, तो आज सरकार उसे कंपेंसेट करने के लिए, उसे रिवाइव करने के लिए कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज देयर इज एब्सेंट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। देयर इज नो प्रोविजन फॉर फिस्कल स्टिमुलस, देयर इज नो प्रोविजन फॉर सब्सिडीज। ठीक है, इन केस ऑफ नेचुरल कलामिटी। वैसे तो चल रहा है नॉर्मल ऐसे में, मगर नेचुरल कलामिटी से पूरे सेक्टर को बचाने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो ये यहाँ योजना घड़नी चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। प्लस कोरोना सेकंड लहर से ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित, यस, ये एक अलग मुद्दा जुड़ा दूसरे लहर के साथ। पहली लहर
शहरों तक सीमित थी, बड़े शहरों और शहरों तक सीमित थी, मगर दूसरी लहर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच गई है। वहाँ के जो है वहाँ के जो लोग थे उनमें कोरोना का संक्रमण अधिक मात्रा में हो गया था। अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़ा बहुत ही कम है, मगर यहाँ काफ़ी सारे ऐसे स्टडी हुए हैं और इन स्टडियों में से अधिकांश स्टडी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आउटब्रेक हुआ था, कोरोना महामारी का जो संक्रमण फैला था, इट वाज एक्चुअली अंडर रिपोर्टेड एंड अंडर एस्टिमेटेड। यानी कि जो आज एस्टिमेट हम लोग बता रहे हैं उनसे कई ज़्यादा मौतें ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। जो रिपोर्टिंग वहाँ से आ रही थी वो भी बहुत ही कम मात्रा में आ रही थी, इट वाज एक्चुअली अंडर रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तो हम कह सकते हैं कि दूसरी लहर ने संभवतः एग्रीकल्चरल आउटपुट के ऊपर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर थोड़ी विपरीत असर अपनी छोड़ी है, थोड़ी विपरीत असर अपनी छोड़ी है। तो यहाँ हम लोग ऐसा जो है एक प्रकार से मान सकते हैं या एक प्रकार से ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद देखें अन्य समस्या है। देखिए दो समस्या है मुख्य, दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है। सबसे प्रथम है इन्फ्लेशन, दूसरा है इनकम जॉब रिडक्शन। इन्फ्लेशन में इजाफा देखने को मिलता है, आम जिंदगी में भी महंगाई जो है वो बढ़ गई है। उसका एकमात्र कारण है प्राइस राइज इन फ्यूल्स, क्योंकि वो अपने आप में एक इनपुट कॉस्ट है। अगर फ्यूल की जो प्राइस है वो राइज होगी तो इट विल अफेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड है, लॉजिस्टिक बेस्ड है, एंड द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन इज बेस्ड ऑन द फ्यूल। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट तो आनी ही है। मगर उससे पहले कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी नौकरियां छूट गई है, लोगों की जो आय है उसमें कमी देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है। तो उसकी वजह से एक विपरीत जो उसका परिणाम ये आया कि देयर इज अ डिक्रीज इन परचेसिंग पावर। लोगों की जो खरीद शक्ति थी उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। प्लस ऊपर से डीजल का दाम आज जबरदस्त रूप से बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ रहा है, विच एक्चुअली कंट्रीब्यूट इन इनडायरेक्ट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर पल्सेस और ऑयल सीड्स के दाम महंगे हो गए हैं। इनमें से डीजल जो है वो इनपुट कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, मेन लॉजिस्टिक सपोर्ट है हमारा फ्यूल। फर्टिलाइजर की बात कर ली, पल्स और ऑयल सीड्स जो है वे अपने आप में अधिकांश इंपोर्ट होता है, बाहर से आते हैं, तो वे भी महंगे हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है इट इज़ हाई, जो नहीं होना चाहिए। आरबीआई को, सरकार को इसे कंट्रोल करने के लिए जो है कड़ी मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। इनफैक्ट कर ही रहे हैं, मगर थोड़ा और करना चाहिए, सच्ची दिशा में करना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर देखें तो वो है जॉब का, इनकम का। जैसे हमें मालूम है सामान्य जिंदगी है वो अपने आप में जो है छिन्न भिन्न हो गई है। इसकी असर इनकम के ऊपर आई है, इसकी असर नौकरियों के ऊपर आई है। देखिए जॉब्स डिक्लाइन, वेजेस ऑल्सो डिक्लाइन, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो नॉन फार्म वेजेस थे रूरल एरियाज में, ग्रामीण विस्तारों में नॉन फार्म, जो कि फार्मिंग एक्टिविटी के साथ रिलेटेड नहीं थे, उनमें प्रति वर्ष की अगर बात करें तो 0.9% का 9% की जो डिक्लाइन है या जो गिरावट है वो देखने को मिली है। तो अपने आप में वेज डिक्रीज हुआ, डिक्लाइन हुआ है। इन 2020 अंडर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी सृजन का कार्य करने वाली जो योजना है आज सरकार की सबसे बड़ी, जिनमें प्रति कुटुंब व्यक्तियों को 200 दिन से अधिक आय देने की गारंटी, आय देने का वादा सरकार करती है, उसके तहत जो परसेंटेज रेशियो था वो मात्र और मात्र 65% ही था। इट शुड बी 100, यानी कि जितना लोगों को रोजी मिलनी चाहिए उनमें से मात्र 65 लोगों को ही मिलती थी, जितने दिन मिलनी चाहिए उनमें से भी मात्र 65% दिन ही मिलती थी। तो अपने आप में 35 दिनों की जो कमी है वो यहाँ देखने को मिलती है, 35% की, आई मीन। प्लस इस समय की बात करें सेकंड वेव की, तो इस समय सरकार ने कैश ट्रांसफर नहीं दिया गया। पहले में अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड कैश टू द वल्नरेबल इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ वल्नरेबल्स। मगर यहाँ इस साल दूसरी महामारी के समय सरकार ने
कैश ट्रांसफ़र करने से अपने आप को बचाया है या उन लोगों ने नहीं किया है। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी। सो दिस आर द चैलेंजेस इन अवर मैक्रो इकोनॉमी। अब आगे देखें तो हमें वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह देखनी है कि आगे क्या कर सकते हैं। तो पहला इसका जो है बिंदु है वो है प्रोएक्टिव, अब कह लीजिए कि प्रोएक्टिव इंटरवेंशन गवर्नमेंट का। चाहे गवर्नमेंट इंटेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क करे, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी कमर कसे, वो यहाँ होना चाहिए प्रोएक्टिव। एक्टिव तो कर रही है मगर प्रोएक्टिव जो एटीट्यूड है सरकार का वो यहाँ बिल्टअप होना चाहिए। स्पीड अप वैक्सीनेशन। अगर तीसरी लहर से बचना है, अगर आने वाले समय में हमारी आर्थिक गतिविधियों को डिसरप्ट नहीं होने देना है, देन अवर गवर्नमेंट नीड्स टू स्पीड अप वैक्सीनेशन एट अ वार पेस। फिर उसके बाद मोर फिस्कल सपोर्ट इफ नीडेड। मोर फिस्कल सपोर्ट सरकार को देने के लिए तैयारी रखनी होगी अगर ज़रूरत हो तो। इनमें भी दो प्रकार से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी करने होंगे अगर ज़रूरत हो तो, वल्नरेबल्स को, ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके, और सब्सिडी देनी होगी टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। तो दोनों प्रकार से फिस्कल सपोर्ट के लिए सरकार को तैयार रहना है अगर ज़रूरत पड़े तो, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो यही आज की चर्चा थी। बहुत ही वर्दी कीमती चर्चा थी और परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, प्लस सामान्य ज्ञान के लिए भी, सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि करने वाली आज की चर्चा थी। प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, मगर यहाँ हमारे पास प्रीलिमिनरी का एक मॉडल क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। 3 कथन दिए गए हैं, हमें इनको पढ़ना है और इनमें से सत्य वाक्यों को जो है अलग करना है। देखेंगे सबसे प्रथम, भारत के अर्थतंत्र में गिरावट वित्तीय वर्ष 2016-17 से दिख रही है। दूसरा, कृषि क्षेत्र का पिछले 5 वर्ष का औसत वृद्धि दर समस्त वृद्धि दर के औसत से कम है। और तीसरा, कोरोना की दूसरी लहर की विपरीत असर ग्रामीण भारत पर नहीं हुई है। आपको इनमें से सत्य वाक्यों को पहचानना है, चाहे वो एक हो चाहे वो एक से ज़्यादा। ऑप्शन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है केवल 1 सत्य है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी केवल 3 सत्य है, एंड डी सेज कि सभी विकल्प जो है वो असत्य है। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयत्न करना है। आप कमेंट अप कर सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद वहाँ पिन अप किया जाएगा, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संशोधन के साथ, अगले संपादकीय लेख के साथ, उसके विवरण व विश्लेषण के साथ। तो के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।